नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चंडीगढ़ में बीएसी की बैठक हुई जिसमें आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की गई। 13 नवंबर से हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होगा जो कि 3 दिन तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। इसके बाद 14 नवंबर और 18 नवंबर को सदन बुलाया जाएगा, जिसमें कि 15, 16 और 17 तारीख को जो है अवकाश रहेगा। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस को ही इस पर फैसला लेना है। तो वहीं रानिया से नैलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। तो वहीं विधानसभा स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि सभी को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन मसला में सवाल ये कि किस तरीके का रहने वाला है शीतकालीन सत्र। उससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। ने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है, वो किसको नॉमिनेट करेंगे किसको नहीं करेंगे, जो भी आएगा उसको नहीं। देखिए, आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत कर नहीं। देखिए, सभी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है, उसका भी इम्पैक्ट है। और वहां भी लोग इस बात को वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ को लेकर के बात करती है और झूठे वायदे करती है और झूठ की पराकाष्ठा भी लांघ देती है कांग्रेस, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती है कि सामने वाले को भी, जिसने लाभ लेना होता है, उसको भी ये लगने लगता है कि ये तो झूठ है, कुछ नहीं है इसके अंदर और खाली ये तो बातें कर रहे हैं। परंतु मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है लोगों को। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और किया है। 3 दिन पे अग्रीमेंट हुआ है। सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले। इस हाउस के अंदर बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी। हाउस की ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन स्पीकर साहब ने ये हमें कहा जरूर था कि जी सबको मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि वाकई में सबको मौका दिया जाएगा या फिर ये केवल इसको टालने की प्रयास करेंगे। बैठक बुलाई थी 13 तारीख से हमारा विधानसभा का सत्र माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से शुरू होगा और ये 13 और 14 के आफ्टर लंच 13 के बाद दोपहर बाद माननीय गवर्नर साहब का अभिभाषण के ऊपर सभी लोग विधायक बोलेंगे और 14 को भी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी धन्यवाद पेश करेंगे और 15-16 को 17 को छुट्टी रहेगी। फिर 18 तारीख को हमारा बजट का आखिरी दिन होगा। तो ये सारा तय हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात ये तय हुई है कि जितने भी विधायक हैं और ख़ास तौर से जो नए लोग हैं उनको जरूर से जरूर बोलने का अवसर मिले। तीन दिन का सत्र होने वाला है और ऐसे में जो है सवाल बहुत सारे यहाँ पर जो है जहन में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तैयारी की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं उसको लेकर विपक्ष भी यहाँ पर अपनी पूरी तरीके से भूमिका निभाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष लगातार सवाल भी यही उठा रहा है कि क्या ये सत्र जो होने वाला है वो बिना
नेता प्रतिपक्ष के दिखाई देगा, तो इसको लेकर भी हम मसला में चर्चा करेंगे। क्या आने वाला जो सत्र है वो हंगामेदार जो है दिखाई देगा, कौन से वो मुद्दे होंगे जो इस सत्र में गूंजते हुए दिखाई देंगे। तो इसके लेकर एक पैनल अब से कुछ देर में जो है हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, उसको लेकर जो है मसला की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। मसला की शुरुआत करते हैं और मसला की शुरुआत करने से पहले अपने मेहमानों का परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। आज हमारे साथ जो है कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे जा रहे हैं और स्वागत है सर आपका भी। और राजवीर रोहेला जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अंश वत्स हैं हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले राजवीर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और सवाल यही कि किस तरीके का इस बार जो है शीतकालीन सत्र रहने वाला है, चूंकि नए विधायक भी हैं और ऐसे में जो है उनको भी जो है ट्रेनिंग देने का सेशन जो है अलग से रखा गया है, उनको भी जिस तरीके से जो है ट्रेनिंग देने के बाद में उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर सामने निकल कर आ रहे हैं पहलू, तो क्या ये काफी है 3 दिन चर्चा करने के लिए, चूंकि धरातली मुद्दे भी लगातार यहाँ पर गूंजते हुए दिखाई देंगे, जिस तरीके से विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया में कहता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। राजवीर जी, ओवर टू यू। गौरव जी नमस्ते, दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। अभी आज कल शायद एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी की, अरविंदर कल्याण जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और नेताओं की हुई थी, उसमें एक फैसला हुआ था कि 13, 14 और 18 तारीख को ये सेशन रखा जाएगा। इसमें महामहिम का अभिभाषण होगा, उसके बाद सभी विधायकों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और प्रश्नकाल नहीं होगा। और जो 18 तारीख है उस दिन मुख्यमंत्री जी बोलेंगे जो अभिभाषण पर जो जवाब देना है। तो ये तो हो जाए कि जो कार्य जो विधानसभा में होगा। पहली बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो विपक्ष को उठाने चाहिए, विपक्ष मुद्दे नहीं उठाएगा तो मुद्दा हो जाएगा। लेकिन वो मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो जनहित में हो, जिन पर कोई समाधान किया जा सके। जवाब देने के लिए तो आपकी तैयारी किस तरीके से दिखाई दे रही है, चूंकि विपक्ष तो घेरता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। राजवीर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी जो कैबिनेट है और हमारे जो विधायक है सभी तैयार है, सभी तैयारी के साथ आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे भी बहुत से नए विधायक चुन के आए हैं जी। तो आज अभी आपने बताया जो चौटाला जो उन्होंने बोला था कि भाई हमें मतलब बोलने का मौका दिया जाएगा, तो विपक्ष खुद ही बोल रहा है मतलब हमारे को बोलने। और होता भी यही है, जब सेशन चलता है तो हर कोई विधायक अपनी बात रखता है, मंत्री जवाब देते हैं, तो यही कह रहे कि अब की बार प्रश्नकाल नहीं होगा, तो जो बात रखनी है वो विधान सदन में रखी जाएंगी। और मुझे लगता है कुछ कंक्रीट चीजें आएंगी आगे, और आने भी चाहिए। हरियाणा के हित में चाहे पक्ष की तरफ से आए चाहे विपक्ष की तरफ से आए। तो एज ए प्रवक्ता मैं ये कह सकता हूँ बहुत बढ़िया सेशन जाने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है। 10 साल की जो उपलब्धियां हैं हमारी, वो उपलब्धियां हम रखेंगे, और जो आगे का हमारा रोड मैप जो हमने इस दौरान काम भी किए हैं वो सारी चीजें चर्चा होगी अभी भाषण में। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है। ठीक है, बढ़िया सेशन रहने वाला है और उम्मीद यही कि जो है धरातली जो मुद्दे होंगे वो गूंजते हुए नजर आएंगे। अंश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और जो है उनके बाद जो है कृष्ण जी आपके पास आऊंगा। अंश जी, क्या लगता है आपको जो विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष यहाँ पर बखूबी निभाता हुआ नजर आएगा? तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना आपका अंश जी? अंश जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अंश? लगता है मेरी आवाज जो है टेक्निकल एरर की वजह से नहीं पहुंच पा रही, दुरुस्त कराकर मैं आपके पास लौटता हूं। कृष्ण जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। और जी, तो कृष्ण जी, जिस तरीके से आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सुझाव दिया था कि समय को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, आखिर क्या लग रहा है आपको, जो है समय कम पड़ सकता है?
क्योंकि इसके बीच में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसको भी जो है, चाहे वो भाषण हो, अभिभाषण हो और तमाम तरीके से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से जो प्रस्ताव लाया गया कि भी कुछ समय को जो है कि वो बढ़ाया जाए, इसमें कोई किसी प्रकार की जो है कि शंका नहीं है, क्योंकि बहुत से जो नए विधायक जो है कि चुन करके आए हैं, तो उनको जो है कि पूरी तरह से जो है कि वो मौका मिलना चाहिए, ताकि जो है कि आने वाले समय के अंदर जो है वो अपने आप को जो है कि वो स्टैंड कर सके। और यहां तक जो 13 नवंबर से जो विधानसभा का जो सत्र, शीतकालीन सत्र जो शुरू होने जा रहा है, तो इस सत्र के दौरान जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों तक इस हरियाणा प्रदेश की कमान को अपने हाथ के अंदर रख करके जो है सरकार को चलाया और जनता के साथ जो वायदे किए, तो पहले भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि वो खरी नहीं उतरी और अभी भी वो मुद्दे जो है कि बरकरार हैं। इंडियन नेशनल लोक दल जो है इस समय इस सेशन के दौरान 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है कि वो लेकर के आ रही है, जिसमें से हमारे जितने चौटाला साहब, देवीलाल जी जो है कि वो विधानसभा के अंदर जो है कि रखने का काम करेंगे और 2 मुद्दे जो हैं वो हमारे भाई अर्जुन चौटाला जी जो है, जो रानिया से विधायक चुन करके आए हैं, तो वो रखेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बना हुआ है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कि 25,000 नौकरियां देने का काम किया, लेकिन वो 25,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो दी तो है, लेकिन उसके अंदर क्या सिस्टम है कि यहां पर 5,000 नई नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो है कि ग्रुप डी और सी से जो है इन्होंने, चाहे वो प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन में उठा करके जो है कि वहां पर डिक्लेयर करने का काम जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और जनता की आंखों के अंदर धूल झोंकने का काम किया है। और अभी भी जो है इसके अंदर जो सीएट की परीक्षा जो लेते हैं और जिसके अंदर जो है कि वो भर्तियों के अंदर जो है कि वो पात्र होते हैं कि वो अप्लाई कर सके, और उसके अंदर आज भी जो है कि रजिस्ट्रेशन के इंतजार में 3 लाख युवा जो है वो कतार में हैं और 10 लाख लोग जो हैं कि युवा वो भी अपनी नौकरी की तलाश के अंदर हैं। तो ये बड़ा पैमाने पे जो है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है, क्योंकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अंदर 10 लाख से अधिक जो युवा हैं वो नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो है कि वो खड़े हैं। और यहां पर जो है कि सीएट की जो परीक्षा है और अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू ना होने की वजह से युवाओं के अंदर जो है कि बेचैनी बढ़ी हुई है। और यहाँ पर राजवीर जी पहले सुन लीजिए, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 16 अगस्त को चुनाव घोषणा से ठीक 1.5 घंटा पहले जो निकाली गई 5600 पुलिस कांस्टेबलों की जो भर्ती थी, जिसके अंदर 4000 पुरुष थे और 600 महिला थी और 1000 आरआरबी के आवेदन, और जिनकी आखिरी तारीख जो है कि वो 24 सितंबर थी, लेकिन वो कब की जा चुकी है उसके ऊपर भी अभी तक सरकार का कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं है। और 250 लिपिकों की जो ज्वाइनिंग जो है वो भी जो है कि अदर के अंदर जो है कि वो लटकी हुई है। और यहां पर 2021 के अंदर जो सीएट का ड्राफ्ट तैयार करके 2022 में लागू कर दिया गया था और 3 साल तक जो है कि भर्तियों के अंदर जो है कि वो पात्रता प्राप्त कर सकते हैं, तो लेकिन वहां पर भी आज तक कोई किसी प्रकार का जो है कि काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं है। आज भी युवा जो है कि वहां फाड़े देख रहे हैं कि कब जो है कि भर्ती आए और हम जो है कि अप्लाई करें और हमें जो है कि वो नौकरी प्राप्त हो।
और यहां पर जो है कि तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 5 और 6 नवंबर 2022 को जब पहली बार परीक्षा को आयोजित किया गया, जिसके अंदर से 42,000 जो है कि वो वैकेंसी और जिसके अंदर जो है कि 7,73,572 परीक्षा के अंदर जो है कि युवा शामिल हुए और जिसके अंदर से 3,57,903 उम्मीदवारों ने जो है कि वो टेस्ट क्लियर किया। तो लेकिन अभी तक वो लोग भी, वो युवा भी जो है कि वो नौकरी की कतार के अंदर जो है खड़े हुए हैं और इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी यही लंबी कतार है। तो एक जनता के साथ जो है कि कह करके हम नौकरी देने का काम करेंगे और घुमा फिरा करके जो है कि बात को एक जलेबी बना करके जो है कि जनता के बीच के अंदर जाना और लोगों से वायदे करना, उनके ऊपर खरा ना उतरना, ये तमाम बातें जो है कि विधानसभा के अंदर जो है कि वो मुख्य मुद्दे जो है कि वो रहेंगे। और जो है कि और भी बहुत सी जो है कि जैसा कि आज हरियाणा प्रदेश जो है कि नशे की चपेट के अंदर है, तो सरकार का कोई किसी प्रकार का ध्यान जो है कि नशे की ओर नहीं है। दूसरा भी जो नायब सैनी जी जो है कि हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के जो बोल रहे थे कि यहां पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर जब सत्ता के अंदर आए, कहा कि 15-15 लाख रुपए जो है कि वो खाते के अंदर हम डालने का काम करेंगे, आज तक किसके खाते के अंदर पैसे आए हैं 15-15 लाख रुपए? आज भी जनता के अंदर ये सवाल बना हुआ है और गलत तरीके से जो है कि जनता के बीच में जा करके और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है कि सत्ता को हथियाना, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो है कि वो करैक्टर है। चलिए ठीक है। अंश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अंश जी, अगर आपकी पार्टी की बात की जाए, क्योंकि विपक्ष में आपकी भूमिका रहने वाली है, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष अभी तक चुना नहीं गया है, लगातार सवालों के घेरे में कि आखिरकार अब तो समय आ ही गया है और विधानसभा सत्र को लेकर भी जो है ऐलान हो गया है। ऐसे में आपकी तरफ जो है और आप भी लगातार हाईकमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिरकार कब जो है नेता प्रतिपक्ष का ऐलान होगा, फिर उसके बाद किस तरीके की स्थितियां सामने निकल कर आएंगी। बहरहाल उस पर तो जवाब आप दीजिएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपकी तरफ से अगर बात की जाए, इस शीत जो सत्र है उसको लेकर जो है कैसी तैयारियां, कौन से मुद्दे जो कि हमें यहाँ पर गूंजते हुए दिखाई देंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट मेरा नमस्कार। देखिए 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के साथ जो है केंद्र की अगर मैं बात करूं और प्रदेश में जिनकी डबल इंजन की सरकार रही है, उसके तहत हरियाणा की जनता के साथ इन्होंने कई वादे किए थे। अगर असलियत पे जाए तो उन्होंने एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया है। तो हम आशा करते हैं कि जब जनता ने इनको फिर से मौका दिया है तो वो इस बार जनता की वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि जनता ने तभी इनको फिर से मौका दिया है। आज हरियाणा की महिलाएं इंतजार कर रही है कि जो इन्होंने 2100 रुपए का वादा किया था वो 2100 रुपए इनको देंगे। जैसे हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने बताया था कि 15-15 लाख रुपए की, तो वो 15-15 लाख रुपए की तरह गायब नहीं हो जाएंगे। ये ना हो कि इनके एक नेता के कहे इंटरव्यू में, जैसे अमित शाह जी ने कहा था 15 लाख के लिए कि 15 लाख जैसी कोई योजना नहीं है, वो सिर्फ एक जुमला था, वैसे ही हरियाणा की महिलाओं के साथ ये धोखा ना करे और वो 2100 रुपए का जिन्होंने वादा किया था वो हरियाणा की महिलाओं को मिले। हम आशा करते हैं कि जो इन्होंने वादा किया था 500 रुपए के सिलेंडर की, वो हरियाणा की महिलाओं को मिले। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है 500 रुपए के सिलेंडर की घोषणा की थी, तो आपने उस समय कितने सिलेंडर बांटे थे, कितनी महिलाओं को सिलेंडर मिले हैं 500 रुपए में, और अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी वो भी आप बताइएगा कि कब आप जो है इन तमाम योजनाओं को जो है आपकी कैबिनेट जो है वो पारित करने वाली है, इस चीज का भी आप लोग बताएं। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो यही सब रहेंगे जो हमने पहले भी उठाए थे, क्योंकि मुद्दों में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। आज भी सत्य ये है कि आज जो है बेरोजगारी में हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में है। जो हरियाणा पहले रोजगार देने में अव्वल हुआ करता था,
आज बेरोजगारी में अव्वल है। आज सत्य यह है कि जो हरियाणा में पहले ये स्थिति रहती थी कि या तो अपराधी जो है वो अपराध छोड़ दे या तो वो हरियाणा छोड़ के चले जाए, लेकिन आज स्थिति यह है कि हरियाणा में अपराध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है हम सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। ये बेशक अपने मुख्यमंत्री बदल दे, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है वो तो बदलने वाली है नहीं। इनकी कार्यशैली सदा से गरीब, किसान, महिलाओं के विरुद्ध ही रही है। इसलिए इनकी जैसी नई सरकार आई, इन्होंने सबसे पहला जो कदम लिया था वो किसानों के विरुद्ध लिया है। तो हम किसानों के विरुद्ध जिन्होंने निर्णय लिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जितने भी सत्र होने वाले हैं विधानसभा में, हम सरकार को किसान विरोधी नीति पास ना करने दें, सरकार से सीधा सवाल पूछें और सरकार को जवाबदेही बनाएं। दूसरा सवाल ये कि नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो उस पर क्या आपका रिएक्शन है सर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष पे मैं यही कहूंगा कि ये जो निर्णय है वो पार्टी हाईकमान लेगी और पार्टी हाईकमान सभी पहलुओं पर जो है चर्चा सोचती है, हर पहलू से सोचती है और उसके बाद ही निर्णय लेती है। पार्टी हाईकमान को पता है कि जो है 13 तारीख से जो है सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो और उनको जब लगेगा जरूरत तो वो उस हिसाब से निर्णय लेंगी, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम किस प्रकार से जनता के मुद्दों को उठाएं। आज सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, आज सवाल ये होना चाहिए कि जो भाजपा ने वादे किए हैं कि वो महिलाओं को कब मिलेंगे, वो 2100 रुपए कब मिलेंगे महिलाओं को। जो 2 लाख सरकारी पद भरने की बात की थी वो 2 लाख सरकारी पद कब भरेंगे भारतीय जनता पार्टी। आज सवाल ये है, आज सवाल ये है कि महंगाई से राहत महिलाओं को कब मिलेगी, कब 500 रुपए का सिलेंडर जो है महिलाओं तक पहुंचेगा। आज सवाल ये है कि भाजपा ने जो महिलाओं को स्कूटी देने का बात किया था वो स्कूटी कब मिलेगी। ये बड़ी बड़ी वादे तो कर देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, लेकिन आज सत्य ये है कि आज हरियाणा जो है सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश है, ऐसा एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है। तो आज महिलाओं के लिए उनकी क्या योजना है, आज सबसे बड़ा सवाल ये है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे नेताओं को टिकट देती है जो कि महिला विरोधी है। जिस जेलर ने राम रहीम को जो है पैरोल दिया था, उस जेलर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, और उसके बाद अगर ये अपने आप को महिलाओं के साथ महिला हितैषी बताते हैं तो इनके ऊपर सवाल उठते हैं। तो इन सभी सवालों के ऊपर ही आज सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। नहीं, ठीक है, नेता मुद्दे तो हैं, ठीक है, गूंजते हुए भी नजर आएंगे, आप किस तरीके की किस भूमिका में नजर आएंगे वो भी हम देख लेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चूंकि नुमाइंदगी कौन करेगा सर आपकी तरफ से, ये भी तो बड़ा मुद्दा है। चूंकि अगर पिछले 4 चुनावों पर अगर नजर डालूं, मैं 2005 से लेकर बात करूं, 2009 की बात करूं, 14 की बात करूं, 19 की बात करूं, तो ऐसे में जो है इतना समय नहीं लगा है। मेरा अनुमान अगर सही है तो इतना समय नहीं, विद इन 1 वीक के आसपास जो है, और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो है नेता प्रतिपक्ष सामने रख दिया था। लेकिन इस बार का जो समय है बहुत ज्यादा अंतराल जो है इस बीच में हो गया है साहब। सवाल इसीलिए अगर आपको अगर आपने ये 4 आपने चुनाव पूर्व के अगर आपने गिनाए हैं तो आपको ये भी याद होगा इन सभी चुनाव में जो है हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव होता था और जो बाकी राज्यों का भी चुनाव था, कभी इतना कम ड्यूरेशन में नहीं होता था। आज हमारे सामने महाराष्ट्र का चुनाव है, आज हमारे सामने झारखंड का चुनाव है, आज हमारे सामने कई उपचुनाव सामने हैं। पार्टी की एक बहुत बड़ी भूमिका है और मैंने जैसे कहा कि पार्टी हाईकमान को इन सभी पहलुओं पर जानकारी है और आप सब लोगों के बीच में जल्द ही पार्टी हाईकमान जो है किसी हमारे एक ऐसे मजबूत नेता प्रतिपक्ष की जो है घोषणा जरूर करेंगे, क्योंकि जो मैं अभी कई अहम राज्यों में चुनाव भी है तो पार्टी को इस पर हर पहलू से सोचना पड़ता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मुझे रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब मैं आऊंगा तो राजवीर जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा और तमाम सारे जो आरोप लगाते हुए यहाँ पर एनएलओ प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं उनका जवाब तो लूंगा और जानना भी चाहूंगा कि किस तरीके से आपकी तैयारी है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जो है चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products
We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का। के बाद स्वागत है आपका मसला में चर्चा। 3 दिन का जिस तरीके से विधानसभा सत्र होने जा रहा है उसको लेकर नेता विपक्ष किस तरीके से जो है प्रतिक्रिया में सामने निकल कर आएंगे और साथ ही साथ विपक्ष किस तरीके से भूमिका यहां पर सदन में दिखाता हुआ नजर आएगा, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वापस लौटते हैं राजवीर जी आपके पास जो है। राजवीर जी, अभी तमाम सारी चर्चा के बीच में जो है आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरीके से जो धरातली मुद्दे हैं या फिर जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए हैं, क्या उसको लेकर भी विपक्ष आपको घेरता हुआ नजर आएगा? और घेरता हुआ नजर आएगा तो किस तरीके से आप उसको हैंडल करते नजर आएंगे? क्या कुछ तैयारियां? राजवीर जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जी जी जेल काटकार है 10 साल की नौकरी का मामला में जो मतलब नौकरी की बात कर रहे हैं। एक तो बात ये है वो आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे। दूसरी बात, आपने 16,000 नौकरियां दी थी अपने कार्यकाल में। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां दे चुके हैं हम लोग और 24,000 रुपये दिए हैं। अब बच्चे अगर इंटेलिजेंट है, बच्चे अगर पेपर क्लियर कर रहे हैं और वो कोई और अलग नौकरी लेना चाहते थे तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। मैं 350 रुपये का एक फॉर्म भरो और मतलब नौकरी लो अपनी। एवं की तरह तो है नहीं, वो जो दुकानें तो बंद होली वो तो 500 की थी, 65 की थी। यहाँ तो पेपर में मेरिट में और अपना जो मर्जी नौकरी लो। तो ये तो है आपकी नौकरियों का जवाब। परसों आपके नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी से मिलने के लिए गए हुए थे। किस लिए गए थे वो लोग? और भी चर्चा करने वो मैं तो सदन के नेता थे, ठीक है, सदन के नेता। लेकिन जो और दिखाया जा रहा है कुछ अलग ही है। ठीक है, उन बातों में मैं जाना भी नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कृष्ण कुमार जी को होमवर्क करना चाहिए। अभी हमारी सरकार बनी है, सेशन है, शपथ हुई है अभी तक। और हमारे जो मुख्यमंत्री है 24/7, आपको पता है हमारे मुख्यमंत्री लाखों लोगों से मिल चुके हैं अब तक पर्सनली। जब से उन्होंने मतलब 56 दिन का जो कार्यकाल था उसके बाद जो भी कार्यकाल है, जब भी समय मिलता है डेली वो जनता से मिलते हैं और जनता के मुद्दों को हल करने का प्रयास करते हैं। पूरी टीम लगी हुई है, पूरी कैबिनेट लगी हुई है। आपको पता है हमारा हर विधायक, हर मंत्री अनाज मंडी का दौरा कर चुका है, समस्या को सुन चुका है, समाधान किया है। ये आपको भी दिखाई देगा।
भारतीय जनता पार्टी की जो नई नवेली सरकार है, ये सरकार सिर्फ 100% जनता को समर्पित सरकार और जनता के हर मुद्दे पे ये काम करने वाली सरकार है। और हमारा बिल्कुल रोड में क्लियर है, हमें पार्टियों से कोई लेने देना नहीं, हम जनता को समर्पित है। जो हमने जनता को संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, हम उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए कृष्ण कुमार जी, कल सरकार आई, आज आप मतलब जो चीजें है ही नहीं, सेट की जो रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो चुका है 3 दिन पहले, ठीक है ना। नंबर 2, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो एक उस मुद्दे में और भी चीजें हैं, लेकिन आप वो चीजें देखेंगे नहीं। शक्ल की भी दिक्कत है, हमारे लोग गाँव में जो बालक है वो सब दिन मोबाइल पर लगे रहे हैं, मोबाइल पर रील देखे हैं, ये आपको भी पता होगा, आप गाँव में रहते होंगे तो उन चीजों को ध्यान देने से सामाजिक जिम्मेवारी भी है लोगों की, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार जो बेस्ट होगा सरकार वो करेगी, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारी भी है, शक्ल भी सीखना पड़ेगा, तो हमारे विकल्प को सोचने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती, ये सबको पता है, ये कांग्रेसियों को पता है, इन्हें वालों को पता है, जनता को भी पता है। जो पड़ेगा वो लगेगा, जितनी भी नौकरियों की जो गुंजाइश है, हमने 2 लाख का वायदा किया, 25 लाख दे चुके हैं, अभी शायद शुरू हो जाएगा, पेपर हुआ उसका, उसके बाद मेरे को एक व्यवस्था बनेगी तो कितने ज्वाइन कराने हैं। तो ये चीजें होती है। पहले तो आपने किसानों का मुद्दा देखभाल कर गया, सारी पार्टियों ने उठाया वो, क्योंकि किसानों के लिए असलियत में हमने काम किया था। द्रासों पे हम लोग थे, भारतीय जनता पार्टी थी, 13,000 करोड़ का मुआवजा हमने दिया था, जो कांग्रेसी 2 रुपए से बांटा करते तब। ये किया हम लोगों ने, नीम सॉकेट यूरिया दिया हम लोगों ने, बिजली का समय हमने बनाया, अंतिम तौर तक जो पानी की जो पहुंचाने का जो काम है वो मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है। क्या जानते किसानों के बारे में, उन्होंने किसानों का फायदा लेने की कोशिश की। मैं आपने अगवा चीजें दर्शन पाल जी, बुरमान चौधरी जी ने सरेआम बोला वीडियो में, मैं अपने कांग्रेस के लिए मोड़ बनाया, तो आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा होता था उसको ध्वस्त किया। हरियाणा की जनता ने बाबला से लेकर राइट तक सुपर साफ कर दिया कांग्रेस का, और ये तो बेल्ट है, सारी किसानी बेल्ट है। अब इस बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी का वोट किया है। ये भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को समर्पित सरकार रही है, उसे किसी भी बिरादरी का, धर्म का, जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है। कांग्रेस के राज में कौन लगा करके क्षेत्र विशेष के लोगों को अलग अलग जगह से फार्म भरवाए जाया करते, वहां से नियुक्तियां होती थी। इनको स्वार्थ है, लेक्चर लगाए थे इन लोगों ने, इनको 30 क्षेत्र के थे। लेकिन हरियाणा की जो मनोहर लाल जी ने जो एक व्यवस्था खड़ी करी थी, बिना पर्ची बिना खर्ची की, उस व्यवस्था ने इन लोगों को आईना दिखा दिया। और उस वजह से एक वो भी बड़ी वजह है कि सरकार आने में, क्योंकि युवाओं का भरोसा था कि भैया अगर भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची आपको घर बैठे नौकरी देके, आपको पेपर देके आना है, आपको मेरिट में आना है। इनके लोगों ने क्या किया, गोविंद जी घरकुंडा की बात कर रहे थे, तो पहले घर बनाइए अपना। कुलदीप शर्मा का लड़का कह रहा था मेरे को पर्चा दे, मेरे को रोल नंबर दे दियो, बात कर रहे थे क्या? नीरज शर्मा, तो मैं मतलब 50 मेरे को वोट दे नौकरी दिनों में, घर की बात है, घर की भाई काम कर दिया था। तो ये सारे काम जो जनता ने देखे हैं, जो इन लोगों का व्यवहार देखा है, जो संसद जी की जो दुर्गति इन लोगों ने की थी, वो सारे जनता ने गड़ा जवाब दिया इनको, और इनको एसआईटी में पटक दिया। ये 56-57 ये सो रहे थे आराम से, लेकिन जनता को पता था आपका रखवाला कौन है, आपका हितैषी कौन है, आपके रेफर करने वाले कौन है। एपी कार्ड किसने बनाए हैं? हमने बनाए हैं 1 किलोमीटर के, जिसमें हजारों लोगों ने फायदा हो रहा है। आपने सिलेंडर की बात की, आपने 2100 की बात की, वो चर्चा चल रही है कि रोड मैप होता नहीं चीज का। आज मिट के नहीं करेगा काम। हमारे बुद्धिजीवी बैठे, हमारे मंत्री है, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी सब बैठेंगे मिलके, जब ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप चिंता मत करो, सरकार जनता को समर्पित है, और आप अपना जो काम अपना काम करते रहिए, क्योंकि जनता ने आपकी सुननी नहीं। 2005 के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी 40-45 करोड़ नहीं कर पाया जी, लेकिन अहंकार ये है कि इन लोगों ने विपक्ष का नेता भी मैं ही बनूंगा, या मेरा बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को जो वायनाड में वोट मांगने का प्रियंका गांधी की, उधर हमने चिट्ठी लिखनी पड़ी, भाई आप फालतू की भीड़ ना करें,
वहां से बैलेंस आ गए जो भावी मुख्यमंत्री है। ये चीजें, लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं भाई। आप लोगों ने क्या किया, ईवीएम पे दोष रख दिया। आग घर में लगी हुई है, आपने तो सीधे उठ के मारना, इसने हरा दिया, उसने हरा दिया। रामनाथ कोविंद ने कैसे आ रहे मेरे को जयप्रकाश ने और उसके भाई ने हरवा दिया, योगी ने कहा मेरे को हरवा दिया, कुलदीप शर्मा ने मेरे को हरवा दिया। आप लोग ईवीएम पे चलेंगे तो ईवीएम तो तेलंगाना में इलेक्शन होता था, ईवीएम ठीक हो जाती है, कर्नाटक में होता तो ठीक हो जाती है। और जो आपके जो और कैंडिडेट जीतते हैं वो भी तो ईवीएम से जीते हैं ना। कर्म खराब है और जिसका रिजल्ट जिसकी नहीं तो उसी बैठक। ये है हरियाणा में कांग्रेस का चरित्र चेहरा, जैसे आप लोगों ने किया वो आप लोगों के आगे आया फिर आएगा। आप लोग एक महीने से एलओपी नहीं बना पाए। जब पिछले सेशन में शपथ होगी वो सब हम बना देंगे, ठीक है। उद्धव साहब ने मीटिंग ले ली, मैं अपना हाईकमान को भेज दिया, वो भेजा नहीं है, वो दबाव है। अगर उद्धव कहने से नहीं बना तो पार्टी तोड़ दूंगा, ये चेतावनी थी। अगर उद्धव कहने से एलओपी नहीं बनाएगा तो मैं बनूंगा या मैं जिसको कहूंगा वो बनेगा। ये हरियाणा में आप बच्चा डर गए इस चीज को, बच्चा डर रहा है। आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उद्धव कांग्रेस को जब ठिकाने लगाया 2000 के बाद 2005 के बाद वो यहाँ से वो पूरा हरियाणा में होता है। बात करते आप अभी कह रहे थे 8 तारीख को बना देंगे एलओपी, खा गए आपका एलओपी। अब अपने महाराष्ट्र में आपका क्या, महाराष्ट्र में महायुति आएगी, झारखंड में एमपी आएगा। नंबर तो आपके नेता गए हुए नहीं, उन्होंने तो घर बैठे, उनको बुलाया किसी है। दीपेंद्र सिंह को वायनाड से वापस भेज दिया। अब आपके जो एक विधायक बनाई थी आपने विलेज फोगाट, वो वोट मांग रही है वहां, वो मलयाली क्षेत्र है वो वहां वोट मांग रही है। अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो काम तो नहीं करती। आप लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है, जो जनता को बोलने दे और आप लोग तफरी करो। वो चाहे आप वायनाड जाओ, चाहे आप महाराष्ट्र में जाओ, चाहे कहीं जाओ, और जनता का जनादेश का अपमान किया आप लोगों ने। आप सीरियस पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। आपके नेता वायनाड में क्या करेंगे, मलयालम में क्या करेंगे वो लोग, जुड़ाना होता है आपका, तो जुड़ाना होता काम करिए ना आप लोगों के समस्या समझिए जी। ये सारी चीजें तो लगभग भी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, जो सेशन आएगा उस सेशन में इनका हर चीज का करारा जवाब दिया जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने जनता के लिए काम किया, हमारे पास आंकड़े, इनके पास क्या है, 200 रुपए में क्या करे जो लोगों को बातें कर दे। सीएमयू कहेंगे जो भ्रष्टाचार जो इन लोगों ने किया था, जो मोटी मोटी चैन वाले घुमा कर दे 10 साल पहले, वो आज क्या है, वो उन्हीं लोगों ने डराया आप लोगों को, ठीक है ना। तो यह कभी अंश जी मेरा निवेदन है, कभी अपनी पार्टी के भीतरी बात छेड़ के देखिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा को निकाल दिया आप लोगों ने। ठीक। अंश जी आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे जी, बताएं जरा। जिस तरीके से जो है लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने तो नौकरियां रोजगार की अगर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कृष्ण जी ने भी मुद्दा उठाया, आपने भी मुद्दा उठाया कि जो रोजगार के मुद्दे हैं उसको लेकर ज्यादा गंभीरता के साथ जो है हम उठाएंगे। लेकिन इधर जो है राजवीर जी का भी दावा है कि और लगातार जो है मुख्यमंत्री भी जो है मंच से कहते हुए आए हैं, और अभी फिलहाल में ही आपने देखा, आप भी जानते हैं कि किस तरीके से 25,000 नौकरियां जो है वितरित की गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कह रहे थे, प्रतिक्रिया दीजिए फिर सवाल। कि वो वायनाड जा रही है और अपने क्षेत्र में लोगों की परेशानी नहीं सुन रही। सबसे पहले तो मैं उस पर कहना चाहूंगा, उन्होंने विनेश फोगाट जी को लेकर कहा था ना, जहां तक मैंने सुना है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भाजपा के सारे मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र और झारखंड में बैठे हुए हैं, वो अपने क्षेत्र में अपने प्रदेश में जनता की समस्या क्यों नहीं सुन रहे? मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी जो है वो और गृह मंत्री अमित शाह जी वो महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों डेरा जमा के बैठे हुए हैं? वो जो है पूरे देश का अपना दिल्ली में बैठ के वो लोगों की समस्याएं सुने, वो लोगों के जो परेशानी उस पर काम करे। मैं पूछना चाहता हूँ, योगी जी जो थे आज उनका वो जहाँ पे चुनाव है वहां पे जाके सभाएं करें, लेकिन आज यूपी की एक तस्वीर आई है जहाँ पे छात्रों ने जो है अपना प्रदर्शन किया था। क्यों? क्योंकि वो जो यूपी एससी का आरओ का पेपर का जो समस्या था उसको लेकर वो कर रहे थे।
जिसमें वो कह रहे थे कि आपने जो मल्टीपल शिफ्ट में और मल्टीपल डेज में आपने उसको किया है, जिसकी वजह से जो है धांधली की ज्यादा समस्या होती है और उस चीज को लेकर उनकी परेशानी थी। लेकिन योगी जी ने क्या किया, इतने सैकड़ों जो छात्र आज जो प्रयागराज में धरना दे रहे थे उनको उन्होंने लाठी डंडे चलवाने का काम किया। योगी जी जो है नहीं, योगी जी अपने वहाँ पे प्रयागराज में जाकर अपनी जनता की समस्या क्यों नहीं सुन रहे? योगी जी जो है वापस ही जा रहे हैं। और सबसे पहले सवाल ये पूछता नहीं, आपने विनेश फोगाट की बात किया ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने विनेश फोगाट का जिक्र किया ना। छोटे भाई विनेश फोगाट सुनाना की विधायक है। नहीं, एक सेकंड, पहली बात तो आप अपने बारी पे बोलिए, आप अपनी बारी पे बोलिए। आपने ये कहा ना कि वो अपने क्षेत्र में रहे और वहां पे क्यों जा रही है, उसमें मैं आपने कहा ना, तो उसी पे तो मैं कह रहा हूँ। अगर वो आप कह रहे कि वो अपनी वहां से भी जाए तो वो अपने क्षेत्र में ही रहे, पार्टी की वहां पे जरूरत थी तो वो गई वहां पे, उनको पार्टी ने बुलाया तो वो गई वहां पे, उनकी जरूरत थी, उनकी वो नेता है, वो हमारी पार्टी की नेता है, उनके प्रचार के लिए गई, उसमें क्या समस्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर विनेश फोगाट के वहां पे जाने से अगर आपको समस्या है तो योगी जी को भी आप बोलिए कि योगी जी अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहे। आप बोलिए सारे मुख्यमंत्री, आपने पहले कभी देखा है 2014 से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को चुनाव में ऐसे जाते हुए आपने कभी देखा है? चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे हो, कभी किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा है? आज इस देश की वास्तविकता ये है कि अगर एक नगर निगम का भी चुनाव होता है तो नगर निगम के भी चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री उतरते हैं। आज प्रधानमंत्री आप सोचिए कि सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह गए। क्या कभी आपने प्रधानमंत्री को देखा है कि नगर निगम के चुनाव में प्रधानमंत्री उतरते हुए? आज ये स्तर हो गया है क्या राजनीति का? और आप अगर वो एक महिला है, एक पहलवान है जिन्होंने इस देश का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, और अगर वो अपने नेता के प्रचार में जा रही है तो उससे आपको क्या समस्या है? वो तो लगातार अपनी जनता के बीच में जाती है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके कितने ऐसे मंत्री जो थे जो जनता के बीच में गए? और अगर वो जनता के बीच में गए तो क्यों आपके 9 ऐसे मंत्री थे जो अपने चुनाव हार गए? क्यों आपके ऐसे प्रत्याशी थे जो अपनी जमानत जब्त करा गए? अब वो लगातार जनता के बीच में जाते हैं। कई ऐसे आपके प्रत्याशी थे जो जमानत ही जब्त हो गई थी। मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ कि आप क्यों, आपने सारे मुख्यमंत्रियों ने चुनावी राज्यों में अपना डेरा डाल दिया है। आपने यहाँ पे स्पेशल आपने भूपेंद्र हुड्डा जी को लेकर भी एक टिप्पणी की थी। आप मुझे एक सोच बताइए जहां पे उन्होंने ये चीज कहा था। आप मुझे सोच सिखाइए, एक ऑथेंटिक सोच दिखाइए जहां पे उनका ये बाकायदा क्लिप था। आप राहुल जी की बात को भूल गए? क्यों अमित शाह जी को आना पड़ा था पर्यवेक्षक बनकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए? आज से पहले तो कभी हमने देखा नहीं अमित शाह जी कभी सीधा आए हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर अमित शाह जी को आना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि राहुल जी ने क्यों किस प्रकार से अपने सारे विधायकों को बंद किया हुआ था, अपने घर पे बुलाया हुआ था। जी राजवीर, आप मुझे ऑथेंटिक सोच दिखाइए हुड्डा जी के बयान का। आपकी पार्टी में किस प्रकार से बंद चल रहा था, क्या किसी को पता नहीं है? यहाँ पे आप रोजगार की बात कर रहे हैं, किस मुंह से यहाँ से रोजगार की बात कर रहे हैं, जब आप खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि 2 लाख जब आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के मुद्दे को उठाने की बात करते हैं, तो सत्ता पक्ष कहता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार हम दे रहे हैं हरियाणा के। रोजगार की बात कर रहे हैं जब 30 से ज्यादा। जी, जब आप रोजगार के मुद्दे को उठाने की बात करते हैं, रोजगार पर बोलते हैं, तो विपक्ष लगातार यानी सत्ता पक्ष लगातार कहता है कि जो है रोजगार हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हम दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपके थोड़ा सा पीछे पन्ने को थोड़ा सा टटोल के देखें तो हरियाणा में जब चुनाव था, चुनाव के दौरान आपके कुछ जो है नेतागण ये भी कहते हुए नजर आए थे कि आप जो है 50 वोट के बदले जो है 1 नौकरी ले जाइए। तो वो रोजगार था या ये बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार का दावा कर रहे हैं, ये रोजगार है? अभी भी रोजगार को लेकर आप भी अभी टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप? जो है मैं आ रहा हूं राजवीर जी। हाँ, रोजगार को लेकर चर्चा नहीं, रोजगार पर आप जो है मूलतः गंभीरता के साथ जो है चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर रोजगार पर बिना पर्ची बिना खर्ची का दावा जो है बीजेपी करती है, और उधर जो है आप ही के जो है नेतागण जो चुनाव के दौरान ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप जो देखिए सबसे पहले घर भरेंगे, फिर उसके बाद देखिए जो नौकरी है 50 वोट के बदले जो है नौकरी हम आपको देने के बाद देंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, तो कहीं ना कहीं आप भी तो गिरते हुए नजर आते हैं। मैं जवाब दे सकता हूँ क्या? जी प्लीज कंप्लीट कीजिए प्लीज। सबसे पहली बात तो किसी पार्टी की नीयत देखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो थी वो अभी पहली बार समय नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी पहले भी रही है, 2014 से पहले 10 साल हम सत्ता में रहे हैं और उस समय में भी हमने रोजगार दिए हैं।
उस समय पे क्या कोई ऐसा कोटा था 50 वोट के बदले? नहीं ना, कोई ऐसा कोटा नहीं था। तो हमारी पार्टी ने जब नीरज शर्मा जी ने ये बयान दिया था तो हमारी पार्टी ने क्लैरिफाइड किया था कि ये जो है ये उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई ऐसे जो है कैटेगराइजेशन नहीं है कि किसी विधायक के पाले में इतनी नौकरियां जाएंगी, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो हमने पहले भी रोजगार दिए थे। पहले रोजगार किस आधार पे मिलते थे? रोजगार दिए थे, लेकिन कितना आसान होता है ये सब चीजें बोलकर फिर जो है लीक से हट जाना। मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि प्लीज मेरे को एक बार अपनी बात रखने दीजिए। जी प्लीज बोलिए, मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना है। जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से रोजगार की बात कर रही है? हमने तो रोजगार अपने समय पे दिया था, इसलिए ही जो था हरियाणा जो था रोजगार में अव्वल हुआ करता था, इसलिए हरियाणा जो था प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में अव्वल हुआ करता था। लेकिन आज सत्य यह है कि हरियाणा अगर आज अव्वल है तो रोजगार में अव्वल नहीं, बेरोजगारी में अव्वल है। अगर उन्होंने रोजगार दिया होता तो आज बेरोजगारी में अव्वल क्यों है? यह एनसीआरबी का आंकड़ा है, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है। अगर आज इन्होंने रोजगार दिया होता तो आज ये क्यों कह रहे हैं चुनाव में जाके कि हम आप 2 लाख इनको सरकार बनती है तो 2 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, अर्थात ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 2 लाख सरकारी पद को उन्होंने 10 साल में भरा नहीं है। अगर ये किस मुंह से रोजगार की बात कर रहे हैं? मोदी जी ने तो बात किया था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की, इस हिसाब से तो आज जो है 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार होने चाहिए, लेकिन आज प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ठीक है, मैंने आपको पूरा समय दिया, रोजगार नहीं मिला। राजवीर जी, फिर कृष्ण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सर। अंश जी मैंने आपको पूरा समय दिया, चूंकि समय फिर बाद में दूसरे प्रवक्ताओं की शिकायत रहती है कि समय नहीं मिल पाता है। ठीक है राजवीर जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप यहाँ पर दीजिए, फिर मुझे कृष्ण जी के पास वापस जाना है। जी बताएं। विधायक है, उनसे हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। वो खिलाड़ी है, वो सम्मान रहेगा। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, लेकिन उनका अपने क्षेत्र की जो 60-70 वोट ली है, उनके प्रति भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि पूरे हल्के में कभी न कभी उनके जल्दी पोस्टर लगने वाले हैं। उनके जुड़ाना हल्के में पोस्टर लगने वाले मेरे भाई, और वो पोस्टर भेज दूंगा आपको, जिसे लगेंगे। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, अभी अब हो गया आपका, अब हो गया आपका, अब हो गया आपका, अब हो गया आपका, अब आपका हो गया भाई, अब आपका हो गया। जी की जवाबदेही नहीं है इस देश के प्रति। जो अमित शाह जी मोदी जी जो है डाल के बैठे हैं, योगी जी जो है जवाबदेही नहीं है। सुन ले एक विधानसभा को और एक प्रदेश को, एक विधानसभा बड़ी होती है, एक प्रदेश बड़ा होता है, वही पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आप मुझे विधायक अपने हल्के से गायब है। नंबर 2, आपने हमारे मंत्रियों की बात की, हमारे मंत्री बिल्कुल हारे। 2014 में जो मंत्री बने थे उसमें से कुछ लोग हार गए। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यह संगठन की पार्टी है, या कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, या संगठन बना है। तो वहां और आगे में 2019 में जो थे 2024 में कुछ हार गए होंगे, तो नहीं आगे, तो तभी तो दूसरों के नंबर आएंगे ना। लेकिन हमारे मंत्रियों के आप उनके हल्कों में जाके परफॉर्मेंस देखो, आज भी लोहारों में जाके देखो आप, कितने रोजगार दिए उन्होंने, कितना पानी की व्यवस्था की, कितने प्रोजेक्ट लेके आए। 13,000 करोड़ का मुआवजा जेपी दरबार जी ने ही दिया था हरियाणा में। हार जीत के पैमाना नहीं है कोई भी। आप इलेक्शन हार गए, उठा साहब तो कह रहे थे मैं टक्कर ले लूं, रोज शपथ लिया करते सीएम हाउस में, तो वो तो एक हो गया, चलो मैं उन बातों में नहीं जाना सकता। ठीक है ना? लेकिन कंक्रीट काम करो, अपने विधायकों में नजर बनाए रखो, क्योंकि जो आपके विधायक जो बन के फीलिंग ले रहे हैं, जनता उनको घर से नहीं निकलने देने वाली, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो छोरे में बैठ के, अब वो कुंड में बैठ के जो वोट की राजनीति होती थी ना, वो राजनीति खत्म हो चुकी है। आज हर आदमी जागरूक है, हर किसी के मोबाइल में सब कुछ आता है। जो डिलीवर करेगा वो टिकेगा, तो डिलीवर नहीं करेगा वो इतिहास में दफन हो जाएगा। वो चाहे जज्बा चाहे इनले पे वो कोई पार्टी है। ठीक है सर, ठीक है। कृष्ण जी काफी समय से जो है आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर जो है, लेकिन चर्चा में अगर आपसे बात की जाए मैं तो सुन रहा हूँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज तक जब देश आजाद हुआ और देश आजादी के बाद जो है कि इस देश और प्रदेश के अंदर जो है कि जो खेल जारी रहा वो भारतीय जनता पार्टी का और जो है कि वो कांग्रेस का रहा है।
कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है। दोनों ही डसने वाली एक सिक्के के दो पहलू है, चोर चोर मुसेरे भाई। अगर जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो हार की स्थिति में होती है तो कांग्रेस आगे आ जाती है, कांग्रेस पीछे होती है तो बीजेपी जो है कि वो आगे आ जाती है, क्योंकि ये बड़े शातिर लोग हैं, मनवादी लोग हैं और मनु प्रवृत्ति की बात जो है कि ये लोग करते हैं और इनको कोई किसी प्रकार का जो है कि गरीब वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हुड्डा के समय के अंदर जो गरीब वर्गों की जो कॉलोनियां काटी गई थी, जो प्लाट आवंटित किए गए थे, आज तक वो प्लाट भी जो है कि प्राप्त नहीं हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 10 वर्षों तक जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर रही है और उन कॉलोनियों को जो है कि आज तक मूलभूत सुविधाएं जो है कि वो प्राप्त नहीं हुई है। अगर कांग्रेस ने जो प्लाट देने की बात की तो कांग्रेस ने जो है कि अपने समय के दौरान भी जो है कि, क्योंकि 2008 के अंदर प्लाट कटे और 2014 तक जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार रही वो कांग्रेस की रही है, तो उन्होंने भी जो है कि गरीब वर्गों के लिए जो है कि मूल रूप से जो है कि वो कार्य करने का काम नहीं किया और उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है कि उनको सुविधाएं देने का काफी नहीं किया। दलित विरोधी है, दोनों जो है कि दलितों को कुचलने का काम करते हैं। दूसरा जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान जो है कि प्लाट आवंटित करने का कोई भी किसी प्रकार का भी जो है कि वो काम नहीं किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को जो है कि आरक्षण के मामले के अंदर वर्गीकरण को लेकर के उसको बांट करके जो है कि अपना लाभ जो है कि वो पहुंचाने का काम किया है। और जबकि इस संविधान के अंदर जो है कि कैटेगरी बनाई गई कि अनुसूचित जाति, जनजाति, जनरल, सामान्य वर्ग और बैकवर्ड कम्युनिटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातियों में बांट करके जो है कि समाज को बिखेर करके जो है कि अपना लाभ लेने की बात किया। आज भाईचारे को जो है कि खत्म करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ये भी बहुत बड़ा मुद्दा जो कि आने वाले समय के अंदर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो बनेगा, क्योंकि एक समाज को दरकिनार करके जो है कि अन्य समाज को आगे बढ़ा करके जो है कि बात करना और दूसरा कहते हैं कि हम शिक्षा के आधार पर जो है कि नौकरी देने का काम करते हैं। लेकिन अगर मान ले कोई समाज आज आगे आया है तो उसने शिक्षा को लिया है तो आगे आया है, और शिक्षा को नहीं लिया तो वो पीछे गया है। तो इसलिए जो है बड़ा ध्यान पूर्वक जो है कि काम करना चाहिए ताकि हरियाणा। जी, समय मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। बहरहाल जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, कृष्ण जी, राजवीर जी और अंश जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। लेकिन सवाल यही कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो है विधानसभा शीतकालीन सत्र को बुलाया गया है, 13 नवंबर से जो है शुरुआत होगी इसकी, तो देखने वाली बात होगी कौन से जो मुद्दे हैं धरातल से उठकर जो है सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।